दोस्तों, क्या कभी आपने किसी लाश के चेहरे पे मुस्कान देखी है? सोचिए, कोई फांसी के फंदे से लटक रहा हो और उसकी गर्दन एक तरफ ऐसी टूट के लटकी हो और उसके बाद भी उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान हो। और खौफ की बात यह है कि मरने के बाद भी वो इंसान आपके घर के बाहर, आपकी कॉलोनी में रात के 12 बजे के आसपास घसीट घसीट के चल रहा हो और अपने ही घर को बहुत तेज़ी से पागलों की तरह बजा रहा हो और जिसे देख के पूरे कॉलोनी के लोगों का डर से हालत ख़राब हो। सोच के देखिए, उस जगह पे अगर आप हो तो आपके साथ कैसा होगा। आज की इस खतरनाक रियल लाइफ इवेंट हॉरर स्टोरी को हमारे साथ शेयर किया है हमारे एक सब्सक्राइबर यशमित ने। यशमित बताते हैं कि ये कहानी 2001 या 2002 के आसपास की है। उस टाइम यशमित का जन्म भी नहीं हुआ था और इस पूरी वारदात को यशमित की दादी और उनकी फैमिली ने अपनी आंखों से देखा है। यशमित ने अपनी इस कहानी को हमारे साथ ईमेल के जरिए शेयर किया है। उनके ईमेल का स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और गौर से इस कहानी को सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी रात के 12-1 बजे के आसपास अपनी कॉलोनी में अकेले घूमने की जुर्रत भी नहीं करेंगे, क्योंकि आज की कहानी आपके शरीर में एक ठंडी सिहरन पैदा कर देगी। तो चलिए इसी के साथ आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। यशमित अपने मेल के पहले लाइन में लिखते हैं कि ये कहानी 2001 या 2002 के आसपास की है। उस टाइम यशमित की पूरी फैमिली रांची से 10 किलोमीटर दूर धुरुआ इलाके में रहती थी। धुरुआ इलाके में ही उनको, उनके दादाजी को गवर्नमेंट की तरफ से एक सोसाइटी में एक फ्लैट एलोकेट होता है और उस सोसाइटी का नाम था HEC सोसाइटी। यशमित बताते हैं कि उस सोसाइटी में टोटल 24 बिल्डिंग बनी हुई थी, जिसमें 12 एक लाइन में थी और दूसरे ठीक उसके सामने 12 बिल्डिंग बनी थी, बिल्कुल आमने सामने। और यशमित आगे बताते हैं कि उस सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन एक घर ऐसा था जो उनके घर के ठीक सामने था और उस घर में एक ऐसे अंकल रहते थे जिनका पहनावा बिल्कुल सरल था, लेकिन उनको देख के ना अच्छे इंसान को अंदर से डर लग जाए। यशमित बताते हैं कि वो हमेशा वाइट कपड़े पहनते थे, वाइट कुर्ता और नीचे वाइट पैजामा, और उनकी दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद। सोसाइटी वाले कहते थे कि उस सोसाइटी में जो वो अंकल थे उनका बस एक ही काम था, उनका वो जो सोसाइटी मिला था उनके बेटे को मिला था और वो अंकल उस सोसाइटी में बस एक काम करते थे, उनका मेन काम था झाड़ फूँक करना। पूरी सोसाइटी में अगर किसी को कोई काला जादू, भूत प्रेत या किसी तरीके की बाधाएं लग जाती थी तो वो अंकल झाड़ फूँक करके उन लोगों को ठीक करते थे। यशमित बताते हैं कि उनकी दादी उनको बताती थी कि उस घर में अंदर की साइड में एक कमरा था और वो कमरा दिन में भी बिल्कुल अंधेरा रहता था, ऐसा अंधेरा कि सूरज की रोशनी की एक किरण तक उस घर में ना जाए। और उस घर में लाइट का सोर्स बस एक बल्ब था, रेड कलर का एक बल्ब जो 24 घंटा जलते रहता था उस घर में। जब भी किसी को कुछ प्रॉब्लम होती तो वो उसी कमरे में उस बंदे को लेके जाते और उनका वहीं झाड़ फूँक करके उनका इलाज करते थे। लोग यहाँ तक कहते थे कि अगर किसी को बहुत भयानक वाली आत्मा ने भी जकड़ लिया हो तो ये कबूतर की बलि देके उसकी भी जान बचा लेते थे। लेकिन जो इंसान सबकी परेशानियों को दूर करता हो, क्या पता था कि उनके ही घर की एक ऐसी परेशानी है जो उसे वो ठीक भी नहीं कर पा रहे थे। उनका जो बड़ा बेटा था वो हमेशा बहुत टेंशन में रहता था, क्योंकि ये जो अंकल थे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और इनके अपने बेटे के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। हर एक बात पे दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा झड़प हो जाती थी। लोग कहते थे कि इनका जो बड़ा बेटा है वो बालकनी में बैठ के लगातार हमेशा किसी से कुछ बात नहीं करता, बस जो कॉलोनी का सड़क था उसको लगातार घूरते रहता था। और फिर आई वो मनहूस रात। पूरी सोसाइटी बिल्कुल सुनसान थी, किसी की भी बात करने तक की आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन इसी सुनसान माहौल में एक ऐसा वाक़या होता है ना जो आगे पूरी कॉलोनी के लोगों का हालत ख़राब कर दे। रात के तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास वो जो तांत्रिक अंकल थे उनका बड़ा बेटा चुपचाप अपने कमरे से निकलता है और वही उस पूजा वाले कमरे के अंदर जाता है और अंदर से गेट को बंद करके
और अगरबत्ती और लोहमान से पूरा धुआं फैला देता है कमरे में। और उनका जो बड़ा बेटा था वो उसी धुएं के बीच छत पे लगी एक कुंडी में एक रस्सी को लटका के और उसमें लटक के सुसाइड कर लेता है। अगली सुबह जब पूरा परिवार सुबह उठ के हॉल में इकट्ठा होता है चाय पीने के लिए, तो ये लोग नोटिस करते हैं कि पूरा परिवार हॉल में है, लेकिन उनका बड़ा बेटा हॉल में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। ये लोग पूरे घर में ढूंढते हैं, लेकिन इनका बेटा इनको कहीं भी नज़र नहीं आता। ये लोग सोचते हैं कि हो सकता है शायद सुबह सुबह अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने कहीं निकल गया हो। लेकिन जब ये लोग सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं, उस टाइम तक भी इनको वो कहीं नज़र नहीं आता। तो जो तांत्रिक अंकल थे उनका पूजा करने का टाइम हो जाता है और वो उसी कमरे में जाते हैं जहाँ पे वो लाल बत्ती जल रहा होता है। लेकिन जैसे ही उसके दरवाजे तक पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उसका दरवाज़ा अंदर से लगा हुआ है। वो बहुत बार बजाते हैं दरवाज़ा, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। वो सोचते हैं कि अंदर कोई होगा जो पूजा कर रहा होगा, शायद गेट बंद करके, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आता। ये बहुत कोशिश करते हैं, बहुत बजाते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर घर में ही एक दो लोग को बुला के ये ज़बरदस्ती धक्का मार के गेट को तोड़ देते हैं। और भाई साहब जैसे ही दरवाज़ा तोड़ते हैं ना, तो अंदर का नज़ारा देख के इनका हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि इनका बेटा ऊपर छत से लटका हुआ था। और तभी पूरे घर में रोने चिल्लाने की आवाज़ फैल जाती है, जिससे आसपास के पड़ोसी दौड़ के इनके घर के अंदर आ जाते हैं। और जब अंदर ये लोग आते हैं और सारे लोग जब उस गेट के अंदर का नज़ारा देखते हैं ना, तो किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही होती है कि उस दरवाजे से अपने पैर को अंदर करे, क्योंकि इनका जो बेटा जो फांसी लगा के लटका हुआ था, उसका चेहरा अजीब सा हो रहा था। क्योंकि नॉर्मली कोई जब सुसाइड करता है तो उसके चेहरे पे एक दर्द, एक उदासी सा दिखता है, लेकिन इनका जो बेटा था उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुश हो और किसी चीज़ को देख के बहुत तेज से हंस रहा हो। उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल थी और उसकी आंखें आधी खुली हुई और लगातार गेट की तरफ देख रहा हो। भाई साहब डर के मारे सबका हालत ख़राब हो जाता है और ये लोग चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में पुलिस आती है और पूरे घर का छानबीन करके पंचनामा करके और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाती है। फिर परिवार को दोपहर के आसपास बॉडी हैंडओवर किया जाता है और फिर ये लोग बॉडी को लेके अंतिम संस्कार के लिए लेके जाते हैं। सब लोग अंतिम संस्कार करके वापस आते हैं, नहा धोवा के अपने घर के अंदर चले जाते हैं। सब सोचते हैं कि अब चीज़ें ख़त्म हो गई है, तो सब लोग रिलैक्स हो जाते हैं। और 1-2 दिन बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि आगे किसी की भी डेथ होती है तो लगभग 13 दिन का पूरा क्रियाक्रम किया जाता है। 2 दिन बहुत अच्छे से बीत जाता है, लेकिन मौत के तीसरी रात कुछ ऐसा होता है जो पूरी कॉलोनी वालों के अंदर एक अजीब सा डर बैठा देता है। रात के करीब 12 बजे के आसपास कॉलोनी का सड़क था, इन लोगों को महसूस होता है कि रात के 12 बजे कोई अपने पैरों को बहुत भारी कदम के साथ घसीटते हुए चल रहा है। और उस घसीटने के साथ साथ एक अजीब से अंदर ही अंदर सिसकने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई अंदर ही अंदर हल्का हल्का रो रहा हो या किसी से अजीब तरीके से बात कर रहा है। और जैसे से चल के कॉलोनी में वो जा रहा था ना, उस टाइम पूरी कॉलोनी का जो वातावरण था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि मातम छाया हो। लोग ये चीज़ सुनते हैं, लेकिन वो इस चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि HEC में रात के टाइम जो ड्यूटी करते हैं उसी में से कोई रोड क्रॉस कर रहा होगा। सब लोग बात को इग्नोर करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन फिर ऐसा ही होता है, सेम चीज़ें, यही चीज़ उनके साथ दूसरे दिन भी होता है। 5वें दिन की रात को एक ऐसा वाक़या होता है जो इन लोगों को अंदर से हिला के रख देता है। रात के टाइम करीब 9 बजे के आसपास एक अंकल जो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वो HEC में ही रहते थे, वो घर वापस लौट रहे थे। वो जैसे ही सोसाइटी के मेन कॉर्नर के पास पहुंचते हैं, तो वहाँ पे वो जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रोड के साइड में जो पीली स्ट्रीट लाइट जल रही है उसके ठीक नीचे एक लड़का खड़ा है। उसकी हाइट
अजीब सी लंबी है बिल्कुल। लेकिन वो सोचते हैं कि हो सकता है कि सोसाइटी का ही कोई लड़का होगा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि उस लड़के का जो पैर है वो ज़मीन से थोड़ा सा उठा हुआ है। और ये देख के उनका हालत ख़राब हो जाता है। और भाई साहब आगे वो देखते हैं कि उस लड़के ने जो कपड़े पहन रखे हैं ना, ये वही कपड़े थे जो तांत्रिक बाबा के बेटे ने मौत वाले दिन पहना था। वो देख के उनकी हालत ख़राब हो जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाने लगते हैं कि इससे भी वो हट जाए। लेकिन तभी वो जो लड़का था अपनी गर्दन को इनकी तरफ घुमा देता है, बिल्कुल 180 डिग्री में। और ये देख के ना उन अंकल की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उस लड़के का जो चेहरा था वो अजीब सा हो रहा था। उसकी गर्दन एक तरफ ऐसे झुकी हुई थी और पूरी की पूरी आंखें वाइट, और वो अजीब से आवाज़ में इनकी तरफ ऐसे करके देख रहा था। वो वहीं पे अपनी साइकिल को पटकते हैं और दौड़ते हुए चिल्लाते हुए अपने घर पे जाके गेट बजाने लगते हैं। और वहीं जाके गेट बजाते बजाते बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब इनको होश आता है तो इनको 104 डिग्री बुखार था। छठे दिन यस्मित के पापा और बगल के ही एक अंकल, दोनों लोग तय करते हैं कि आज चाहे जो भी हो जाए हम जान के रहेंगे कि रात के टाइम पे सड़क पे इस तरीके से कौन चलता है। और ये लोग ऐसा ही करते हैं। रात को खाना पीना खाने के बाद ये लोग आराम से एक कमरे में दोनों लोग लेट जाते हैं। और तकरीबन रात के 12:15 बजे के आसपास इनको फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है, अजीब तरीके से पैर को घसीटने की और धप धप करके बहुत भारी कदमों से किसी के चलने की। थोड़ी देर के बाद ही ये आवाज़ इनके कमरे के खिड़की के बाहर से आ रही होती है। ये लोग अपनी पतली पर्दे को हल्का सा हटा के और बाहर की तरफ देखते हैं। लेकिन भाई साहब इनको वो आवाज़ तो आ रही होती है प्रॉपर, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। बिल्कुल इनके ठीक सामने से वो आवाज़ आ रही है, लेकिन इनको कोई भी नहीं दिख रहा। और उसी समय इनके कमरे का तापमान अचानक से गिर जाता है। अजीब सी ठंडक इनके कमरे में लगने लगती है। ये लोग तुरंत से अपना जो खिड़की का दरवाज़ा था उसको बंद कर देते हैं। कमरे में इतनी ठंड के बावजूद भी इन दोनों को बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे। ये लोग चुपचाप घसीटते हुए अपने बेड के पास आ जाते हैं, क्योंकि ये लोग समझ चुके थे कि बाहर से जो आवाज़ें आ रही हैं ना, ये घसीटने की, ये किसी इंसान की नहीं है। ये एक ऐसे साये की आवाज़ है जो कभी भी किसी के साथ बहुत गलत कर सकता है। ये लोग आते हैं और चुपचाप अपने शरीर पे एक पतला कंबल डाल के सो जाते हैं। अगले 1-2 दिन ऐसे ही चलता है, लेकिन फाइनली वो दिन आता है, 10वां दिन, जिस दिन किसी की मृत्यु के बाद मुंडन का रस्म किया जाना होता है। उस दिन पूरी HEC सोसाइटी यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स के जितने भी लोग थे, वो लोग एक चीज़ अपने मन में बैठा चुके थे कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है अपनी सोसाइटी में। ये लोग क्या करते हैं कि शाम के टाइम पे खाना वाना जल्दी खा के गेट वेट बंद करके और सोने चले जाते हैं। लेकिन जैसा इन लोगों ने सोचा था ठीक वैसा ही होता है। रात के तकरीबन 12:15 में उसी तरीके से घसीटने की आवाज़ इनको आती है, लेकिन इस बार वो आवाज़ यस्मित के ग्राउंड फ्लोर वाले कमरे के खिड़की के ठीक बाहर आके रुक जाता है। और जब यस्मित के पापा खिड़की से पर्दा हटा के देखते हैं ना, क्योंकि ये आवाज़ सुन के उनकी नींद खुल गई थी, और उस टाइम पे जब उनकी नींद खुली थी उनके कमरे में एक अजीब से सड़े हुए मांस की बदबू आने लगती है। वो जाते हैं और जैसे ही पर्दा हटाते हैं तो देखते हैं कि वो पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे वही लड़का खड़ा है, तांत्रिक अंकल का बेटा। लेकिन यहाँ पे वो अजीब सा दिख रहा है। उसकी हाइट अजीब से बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है और उसका गर्दन जैसे कि एक तरफ से टूटा हुआ हो और वो ऐसे एक तरफ झुका हुआ है। ये देख के यस्मित के पापा डर जाते हैं और वो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल वो लड़का सीधे इनकी खिड़की के कांच पे आता है और अपनी दोनों हाथ को इनकी खिड़की के दरवाजे पे ऐसे मारता है कांच पे, और बहुत तेज़ तेज़ दहाड़े मार के रोने लगता है। और ऐसे चीखती हुई रोने की आवाज़ थी ना
और उसके रोने की आवाज़ ऐसी थी ना, जैसे एक तीखी आवाज़ सबके कानों को चीरते हुए पूरी सोसाइटी में फैल जाती है। उस रात कोई भी सो नहीं पाता है और ये आवाज़ लगभग 20-25 मिनट तक इनके खिड़की पे लगातार आते रहता है। फिर धीरे धीरे वो थोड़ा सा शांत होता है और सिसकते हुए वैसे ही आवाज़ करते हुए वो उस तांत्रिक अंकल के घर की तरफ बढ़ जाता है आगे। यस्मित के पापा जब दोबारा देखते हैं तो वो अपने ही घर के बाहर खड़ा था। वो तुरंत से अपना पर्दा बंद करते हैं और अपने बेड पे आ जाते हैं। पूरी रात उसके रोने चिल्लाने की आवाज़ ऐसे गूंजती है पूरी सोसाइटी में, जिससे सोसाइटी के लोगों के अंदर एक अजीब सा डर का दहशत बैठ जाता है। वो लोग बेड पे सिकुड़ के ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कि वो जो साया है इनके ही घर के अंदर बैठा हो। ये लोग जैसे तैसे करके पूरा रात बिताते हैं और अगली सुबह पूरी सोसाइटी के लोग एक जगह इकट्ठा होके और वो लोग प्लान बनाते हैं कि आज हम तांत्रिक अंकल के घर पे जाएंगे। ये लोग ठीक ऐसा ही करते हैं। सब लोग एकजुट होके तांत्रिक अंकल के घर जाते हैं और घर के बाहर खड़े होके सब लोग चिल्लाने लगते हैं। ये चिल्लाने की आवाज़ सुन के फाइनली तांत्रिक अंकल अपने घर से बाहर निकलते हैं और फिर ये लोग बोलते हैं, सबसे आगे यशमित के पापा आके बोलते हैं कि बाबा ये क्या चल रहा है? आपका बेटा पूरी रात गली में घूमता है और सबके घर के खिड़की पे जा जाके सब लोगों को डराता है, आप कुछ क्यों नहीं करते? भाई साहब, उस समय तांत्रिक अंकल जो बात कहते हैं ना, वो सुन के इन लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। तांत्रिक अंकल बताते हैं कि वो तो आप लोगों के बस घर पे जाके चिल्लाता है, रोता है ना, वो हर रात आप लोगों के घर से आने के बाद हमारे दरवाजे पे आता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हमारा दरवाज़ा पीटता है और वो चिल्लाता है कि पापा दरवाज़ा खोलो, मुझे घर के अंदर आना है। वो हमारे घर के अंदर आना चाहता है। हमारी पूरी फैमिली पिछले 10 दिनों से सोई नहीं है। सब लोगों का डर से हालत ख़राब है। तो यस्मित का पापा बोलते हैं, तो इसमें आप कुछ करते क्यों नहीं बाबा? तो बोलते हैं कि बेटा अभी 13वीं कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं सूतक में हूँ और जब तक 13वीं कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों से बस मैं एक ही विनती करता हूँ कि आज 10वां है, 11वां और 12वां 2 दिन कैसे भी करके आप लोग काट लीजिए। 13वीं वाले दिन मैं बड़े पंडित को बुलाऊंगा और जिससे इस चीज़ का हम कुछ निवारण करेंगे। तो आप लोगों से विनती है कि रात के टाइम थोड़ा जल्दी सोने चले जाइएगा और अपने घर का दरवाज़ा मत खोलिएगा, इवन बेड से भी नीचे नहीं आइएगा। ये लोग ऐसा ही करते हैं और अगला 2 दिन बहुत ही ज़्यादा भयानक जाता है HEC सोसाइटी का, क्योंकि ये 2 दिन और भी ज़्यादा भयानक थे। लेकिन वो जो 12वां दिन था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक बीतता है, क्योंकि इन लोगों को पहले सिर्फ पैर घसीटने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उस 12वें दिन में इन लोगों को अंदर से बहुत सारी आत्माओं का चिल्लाने का आवाज़ आता है। और भाई साहब, ये सुनने के बाद सब लोग अपने ही घर में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। और यस्मित की दादी बताती हैं कि ये चीज़ जब हो रहा था पूरा, तो लगभग 2 बजे के आसपास थोड़ा सा शांत होता है माहौल और ये लोग क्लियरली सुनते हैं तांत्रिक अंकल के गेट पे होने वाले दस्तक को। कोई तांत्रिक अंकल के गेट को बहुत तेज़ तेज़ बजा रहा था और बाहर से अजीब तरीके से चिल्ला भी रहा था। और यस्मित के पापा जो बाहर वाले कमरे पे सो रहे थे, वो चुपचाप घसीटते हुए अंदर कमरे में आते हैं अपने मम्मी पापा के, यानी कि यस्मित के दादी के कमरे में, ये सब सुनने के बाद। और जब वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि इनके जो यस्मित के दादा और दादी थे, ये लोग पहले ही अपने बेड पे बैठ के मंत्रों का जाप कर रहे हैं। ये चुपचाप जाते हैं और अपने मम्मी पापा के बीच में बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है। उस रात पूरी HEC सोसाइटी सो नहीं पाती। वो अजीब तरीके की आने वाली आवाज़ इन लोगों के जहन में बहुत ही ज़्यादा डर बैठा देता है, जो कि इनको पूरे जीवन याद रहने वाला था। अगले दिन यानी कि 13वीं वाले दिन सुबह सुबह ही जो वो तांत्रिक अंकल थे, वो अपने साथ 5 बड़े पंडित को लेके आते हैं
वो बड़े पंडित जब आते हैं तो सबसे पहले तांत्रिक अंकल को बोलते हैं कि आप सबसे पहले एक काम कीजिए कि अपने पूरे घर को गंगा जल से पवित्र कीजिए। तो तांत्रिक अंकल ऐसा ही करते हैं, वो गंगा जल लेके पूरे घर में, इवन बाहर के एरिया को भी वो गंगा जल से पवित्र करते हैं। और उसके बाद वो जो बड़े पंडित थे वो उनको बोलते हैं कि मुझे एक दीपक चाहिए सरसों तेल का, और वो लाते हैं और बड़े पंडित को एक दीपक देते हैं सरसों तेल का। वो दीपक लेते हैं और वो उसी कमरे में जाते हैं जिस कमरे में उनके बेटे ने फांसी लगाई थी, वही कमरा जिसमें 24 घंटे लाल बत्ती जला करती थी। वो अंदर जाते हैं और बोलते हैं अंदर जाने से पहले कि आप लोग एक काम कीजिए, आप सब लोग घर से बाहर निकल के और मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं यहाँ पे कुछ पूजा कर रहा हूँ। अगले 3-4 घंटे वो अंदर ही उस कमरे में बैठते हैं, पूजा करते हैं, और बाहर सब लोग उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। उनके मन में बस एक ही बात चल रही होती है कि कब हम इन सब चीज़ों से आज़ाद होंगे। और उसके बाद फाइनली वो 3 घंटे के बाद कमरे से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल के जो चीज़ें इन लोगों को बताते हैं ना, वो सुन के इन लोगों की रूह कांप जाती है। वो पंडित जी बाहर निकल के जो बातें बताते हैं, उस बात को सुन के तांत्रिक अंकल की जो पत्नी थी वो फूट फूट के रोने लगती है। वो बताते हैं कि तुम्हारा बेटा मरने से पहले किसी से प्यार करता था, एक लड़की, और वो लड़की तुम्हारे बेटे से भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी कहीं और शादी हो जाती है। और तुम्हारी व्यवहार के कारण, क्योंकि वो जब भी तुमसे कुछ बात करने आता था तो तुम उससे हमेशा मारपीट और झगड़ा करना स्टार्ट कर देते थे, जिसकी वजह से वो तुम्हें कभी भी ये बातें बता नहीं पाया, और अपने मन ही मन में वो सोचता था कि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। और यही सोच के उस लड़की की याद में उसने फांसी लगा ली। और उसका जो ये अधूरा प्यार था वही उसको बार बार खींच के तुम्हारे दरवाजे तक लेके आ रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि मेरे जो पापा हैं वो चाहते तो मेरी शादी करवा सकते थे, लेकिन उनकी सख्ती के कारण मेरी शादी नहीं हो पाई, और वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता था। यानी कि अगर तुम उसके हाथ आ जाते तो वो तुम्हें उसी समय ख़त्म कर देता। ये सुन के तांत्रिक अंकल फूट फूट के रोने लगते हैं। वो बोलते हैं कि अगर मुझे थोड़ा सा भी पता होता कि मेरा बच्चा मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है तो मैं इन चीज़ों को ठीक कर देता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पंडित जी बताते हैं कि अब तो जो होना था वो हो चुका है, वो तुम्हारे पीछे ऐसा पड़ा हुआ है कि तुम्हें वो बिना ले जाए मानेगा नहीं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए काम करो, सबसे पहले घर में उसकी जितनी भी चीज़ें हैं उससे जुड़ी हुई सबको बाहर करो और उसको अग्नि में दे दो, और इस घर में लगातार 40 दिनों तक उसके नाम से उस कमरे में शांति दिया जलाओ। तांत्रिक जी यही करते हैं, अपने घर में शांति पाठ करवाते हैं और वो दिया 40 दिनों तक घर के अंदर जलाते हैं। यस्मित अपने मेल में आगे बताते हैं कि तांत्रिक अंकल के ये सब सारी चीज़ें करने के बाद कहीं ना कहीं सोसाइटी में बहुत कुछ ठीक हो चुका था। जो आवाज़ें इनको रात को लगभग 12 बजे के आसपास आती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उन लोगों को किसी के प्रेजेंस महसूस होता था वहाँ पे, लेकिन वो भी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन यस्मित की दादी बताती हैं कि उस घटना के कुछ महीनों बाद तक जब भी कोई रात को काम से वापस लौटता था, यानी कि वो सोसाइटी के गली को जैसे ही क्रॉस करता था ना, तो उसको अपने पीछे से किसी की सांस लेने की आवाज़ आती थी और एक अजीब सी ठंडक उसको अपने गर्दन पे महसूस होती थी, और उसको ऐसा महसूस होता था कि उसके साथ साथ उसके पीछे कोई ना कोई चल रहा है, मानो आज वो लड़का कहीं ना कहीं किसी कोने में खड़ा है और अपने अधूरे प्यार को दोबारा से पाने के इंतज़ार में है। भाई साहब, मतलब इस डरावनी कहानी को यस्मित ने हमारे साथ शेयर किया है। भाई साहब, जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था ना, ये कहानी जब मेरे पास आया था रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास, और तकरीबन रात को 2 बजे मैंने ये कहानी पढ़ा था, और भाई साहब
उस टाइम पढ़ के ना कम से कम 3-4 घंटों तक मुझे नींद नहीं आई थी। डर से मेरा हालत ख़राब हो रहा था। मतलब किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है, एक पूरी की पूरी सोसाइटी इन सब चीज़ों में मतलब भयभीत हो सकती है, समझ रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा कुछ आप लोगों के साथ होता है तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि ये सब चीज़ें रात को नहीं, दिन में भी आपका पीछा नहीं छोड़ती और कहीं ना कहीं किसी कोने में बैठ के आपका इंतज़ार कर रही होती है कि कब आप आएँ और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दें। तो आई होप आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि अगर उनके साथ भी कुछ ऐसा घटा है या घटने वाला है तो अपने साथ साथ वो किसी की रक्षा कर सकें और उनकी भी रक्षा हो सके। तो इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और ऐसी कोई रियल लाइफ इवेंट हॉरर स्टोरी आपके साथ बीती है तो आप अपनी कहानी हमारे ईमेल आईडी जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा उस पर शेयर करें, ताकि आपकी कहानी हम कुछ लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे वो गलती जो आपने अपने जीवन में की है वो ना कर सकें। तो चलिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।